हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं इस सीरीज में वो है फोर्स एंड प्रेशर, यानी बल और दबाव। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको टाइमली अपडेट आपको उनका मिलता रहे। साथ ही हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो टाइमली प्लेलिस्ट डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई वीडियो मिस आउट ना हो, आपको पता लगता रहे कि इस टॉपिक पे कौन कौन सी वीडियोस आ चुकी है। चलिए बात करते हैं ब्रीफिंग की। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन की, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई वस्तु वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी हमेशा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर वो आप कह सकते हो एक समान गति में है, तो वो उसी मोशन में, उसी स्पीड पर, उसी डायरेक्शन में रहेगा जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो ये था न्यूटन का पहला नियम, सिंपल। न्यूटन का दूसरा नियम आपको फॉर्मूला देता है F = ma। इसके अलावा ये एक और क्वांटिटी जिसको मोमेंटम बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं, इसके बारे में भी बताता है। ये बोलता है कि जितनी जल्दी आपके मोमेंटम में चेंज आएगा टाइम के साथ, जितनी जल्दी आपका संवेग बदलेगा, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में फोर्स प्रोड्यूस होगा। वो में जरूरी नहीं है आपकी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम, इसका संवेग बदल रहा है टाइम के साथ, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फोर्स बननी शुरू हो जाएगी, बल बनना शुरू हो जाएगा। तो जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ज्यादा बल बनेगा, सिंपल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया F = ma, जहाँ पे F क्या है, फोर्स यानी कि बल, m क्या है, मास यानी द्रव्यमान, और a हो गया एक्सेलरेशन यानी त्वरण। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई काम करोगे आपको उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। फॉर एवरी एक्शन, लाइक आपने कोई भी क्रिया की है तो आपको बिल्कुल बराबर और उल्टी डायरेक्शन में आपको उसका रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया मिलेगी ही मिलेगी। और ये एक्शन रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, दोनों फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगी पर एक साथ करेंगी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का नियम। अगर कोई भी दो पिंड हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे पर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो काम करने से पहले का, दो अलग अलग पिंड थे, ऑब्जेक्ट थे, टोटल मोमेंटम इनका जितना होगा वो काम करने के बाद भी, क्योंकि जब काम होता है तो हम एक दूसरे पे एनर्जी खर्च करते हैं ना, हमारी वेलोसिटी बदल सकती है, वेग बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है, तो काम करने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। अगर कोई काम हुआ तो स्टार्टिंग का इनिशियल मोमेंटम यानी जो प्रारंभिक संवेग है वो बराबर होगा अंतिम संवेग के। दैट्स इट। ना तो अपने आप से बन सकता कि पहले दोनों का योग 100 था अब 110 हो गया, तो 10 कहाँ से बना, ना ही खत्म हो सकता कि पहले 100 था अब 90 कहाँ से हुआ। चलिए नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो हम दो बलों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। आज ये अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय याद करना बहुत आसान है। सेंट्रीफ्यूगल में वर्ड आ रहा है फ्यूगल, फ्यूगल से याद रखो फ्यूजिटिव, इंग्लिश का वर्ड है, कोई हिंदी में दे रहा हो एग्जाम या इंग्लिश में, इंग्लिश की वोकैबुलरी तो आप सब लर्न करोगे ना। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग जाए। तो अगर कोई भागेगा कहाँ की तरफ भागेगा, बाहर की तरफ। तो फ्यूजिटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगती है, ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगती है, सर्कल में सेंटर की तरफ लगती है। तो ये वो बल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा ताकि वो अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहे, अपनी कक्षा में घूमता रहे। आप किसी ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाओगे तो आपके हाथ पे एक आपको स्ट्रेस महसूस होगा, टेंशन महसूस होगी। वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल, जिसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जबकि सेंट्रीफ्यूगल क्या है, ये सेंट्रीपिटल के ऑपोजिट होती है बिल्कुल, और बाहर की तरफ लगती है। रिकॉइल वेलोसिटी यानी प्रतिक्षेप वेग क्या होगा, जब भी आप हमेशा ध्यान रखना कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है तो वो एक्शन हो गया। जैसे यहाँ पे क्या था, फ्यूल जला, तो फ्यूल जलते ही क्या हो गया, ये आई थिंक इसकी ना गलत इमेज बनी हुई है,
मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने क्या करा, आपने एक गन से बुलेट फायर की, तो बुलेट तो जाएगी आगे की तरफ, ये हो गया एक्शन, और ये जो गन है ये जाएगी पीछे की तरफ, हल्का सा झटका लगता है, इसको बोलते हैं रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये पीछे की तरफ जाएगी, ये पीछे की तरफ हटेगी, इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी यानी प्रतिक्षेप वेग। प्रेशर क्या होता है, जब आप किसी एरिया पे, किसी क्षेत्रफल पे बल लगाते हो, फोर्स लगाते हो, ये कोई एरिया था, इस पे आप बल लगा रहे हो, तो आप इसको क्या कहोगे, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। फोर्स जो आप लगाते हो किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, जैसे ये डायरेक्शन थी, ये 90 डिग्री का एंगल डायरेक्शन भी हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर फोर्स लगा रहे हो 90 डिग्री के एंगल पर, ऐसे बिल्कुल सीधा, तो आप उस फोर्स को क्या बोलते हो, थ्रस्ट बोलते हो। तो फोर्स और थ्रस्ट एक ही बात है, बस फर्क इतना सा है कि फोर्स का मतलब बल है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन अगर वो 90 डिग्री के एंगल पर लगेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, थ्रस्ट, सिंपल। ऐसा इकाई पास्कल, और इसको किसके बराबर होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके फॉर्मूला यही है, फोर्स अपॉन एरिया। इसी के साथ इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे बार, एटीएम, दोनों आपको याद रखनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार। एटीएम बड़ी यूनिट है, एक एटीएम में 1.013 बार के अराउंड होता है, इसको उल्टा भी लर्न कर लेना, 0.986 के अराउंड एटीएम होता है। इसके साथ 1 पास्कल में 10⁵ बार होते हैं, सिंपल। ये 3 कन्वर्जन तो लर्न कर ही लेना। थ्रस्ट क्या है, अगर फोर्स 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लंबवत लगने लगे, तो उसको आप क्या बोलते हो, जोर यानी थ्रस्ट। इसकी ऐसा यूनिट सेम जो फोर्स की होती है, यानी कि न्यूटन, दैट्स इट। बायएंड फोर्स यानी उत्प्लावक बल क्या होता है, वो बल जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबाओगे, आधा पूरा कैसा भी, तो लिक्विड उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, उसको बोलते हैं उत्प्लावक बल। इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, उपक्षेप बल से भी जाना जाता है। बैरोमीटर से देखो आप ना मौसम का पता लगा सकते हो। बैरोमीटर में भी एक थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर इन द सेंस मरकरी भरी होती है, पारा भरा होता है, तो उसमें भी टेम्परेचर को देख के प्रेशर, ये प्रेशर को मापता है पहली बात तो, और बैरोमीटर से प्रेशर को आप नाप सकते हो। इसके अलावा बैरोमीटर से आप वेदर फॉरकास्ट कर सकते हो। जैसे अगर बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो धीरे धीरे गिरने लगे, तो मतलब बारिश हो रही है, वो तेजी से गिर जाए तो इसका मतलब आंधी तूफान आएगा। अगर वो धीरे धीरे उठने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो मतलब क्लियर वेदर है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, साफ मौसम है। टॉर्क क्या होता है, देखो टॉर्क भी एक बल है, पर ये कौन सा बल है, कौन सी फोर्स है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के चारों तरफ घुमाना है, जैसे ये एक्सिस है, ये हो गया इसका अक्ष, फिक्स कर दिया, अब आप इसको गोल गोल घुमा रहे हो, कैसे, इस पे फोर्स लगा के मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ, जैसे कोल्लू का बैल होता है, आपने देखा होगा। तो इसको जो फोर्स मैं लगा रही हूँ ना, इसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क में क्या करते हो आप, जैसे ये आपको गोल गोल घुमाना है, तो आप इसके टिप पे फोर्स लगाओगे, तो टॉर्क को आप इस सिंबल से डिनोट करते हो, टाउ से। क्या फॉर्मूला होता है कि आप कितना बल लगा रहे हो, कितनी दूरी पर, कितनी त्रिज्या पर, ठीक है, सिंपल। वेक्टर क्वांटिटी है ये, सदिश राशि है, मैं ये भी बता दूं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इस चैप्टर का नहीं है ऑल्दो, बट स्टिल देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो मैक्रोस्कोपिक यानी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कार हो, तो आप उसकी पोजीशन और स्पीड एक साथ पता लगा सकते हो, है ना, जीपीएस है, गूगल है, पता लगा सकते हो। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट हो जाए माइक्रोस्कोपिक, लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन, तो हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि आप एक साथ उनकी पोजीशन और मोमेंटम कह लो या स्पीड कह लो, एक ही बात है, क्योंकि मोमेंटम से बेसिकली संवेग में क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कभी बदल नहीं सकता, फिक्स है, पहले ही पता लग जाएगा जब ऑब्जेक्ट चला। इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है, मतलब बुक्स में है ना, तो हमारे पास नॉलेज है, अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता लग जाएगा अगर आप पता करना चाहोगे। बट
उसकी स्पीड, अगर वो कहीं घूम रहा है, आप दोनों चीजें एक साथ नहीं निकाल सकते, उसकी पोजीशन और स्पीड एक साथ नहीं पता लगा सकते, और इन केस आपने पता लगा भी ली तो कुछ ना कुछ एरर होगा, और वो किसके बराबर होगा, वो एरर h/4 पाई के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी अगर पोजिशन में कुछ चेंज आया या मोमेंटम में कुछ चेंज आया, संवेग में कुछ बदलाव आया, आप उसको एक्यूरेटली नहीं पता लगा सकते, अनसर्टिनिटी अगर है तो आप नहीं बता सकते, और अगर निकाल भी ली तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इतनी छोटी छोटी एरर्स होते हैं कि ये जो इनका प्रोडक्ट है इसमें जो एरर आएगा वो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा h/4 पाई के, जहाँ पे h क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। अ बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एक बस थी जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी, तो ये हो गई इसकी इनिशियल स्पीड u। इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड टू 70 किलोमीटर पर आवर, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 70 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली ये 70 किलोमीटर पर आवर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। देखो अगर आप PYQs कर रहे हो दैट मीन्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो मैं वो बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको PYQs आप तभी कर पाओ या आपको तभी करने चाहिए जब आपका हल्का हल्का बेस रेडी हो गया हो। आप डायरेक्टली अगर आप इनको करोगे आपको समझ नहीं आएंगे। और ये हुआ है, इसकी स्पीड बदली है 2 मिनट में। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, त्वरण निकालना है, तो हमें त्वरण का फॉर्मूला तो पता है ना, स्पीड में कितना चेंज आया कितने टाइम में। तो स्पीड में कितना चेंज आया, 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया, राइट। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्होंने यूनिट दे रखी है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, सब में। तो 1 किलोमीटर पर आवर को मुझे किसमें बदलना पड़ेगा, किलोमीटर पर मिनट में। पहले एक काम करते हैं, मैं v माइनस यू निकाल लेती हूँ। 60 किलोमीटर पर आवर यानी 60 किलोमीटर पर आवर यानी 1 आवर। 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे, राइट। यानी 1 किलोमीटर पर मिनट। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि सारी यूनिट वो है जो मुझे चाहिए। v माइनस यू की वैल्यू 1 निकाली, टाइम 2 मिनट, तो इसकी यूनिट हो गई किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, यानी 0.5 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। सिंपल, ठीक है ना। What is the metric unit of pressure that is equal to 0.986923 ATM, यानी इतने ATM, इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, अभी बताया था मैंने 0.986 ATM किस में होगा, एक बार में होता है। इसके अलावा क्वार्ट भी बता दूं आपको, आपने आउंसेस सुना होगा, अगर ऊन लेने जाते हैं, वूल जिससे स्वेटर बनते हैं, आउंस में आती है, तो आउंस से हम मतलब मास को मेजर करने की यूनिट है, द्रव्यमान को नापने की एक इकाई है। तो क्वार्ट का मतलब होता है लगभग 32 आउंस, ठीक है। लिक्विड में मतलब ये आप कह सकते हो 4 कप, 4 छोटे कप कुछ भी ले लोगे तो वो लगभग 1 क्वार्ट के बराबर होगा। इस तरीके से अगर मैं गैलन की बात करूं तो 1 गैलन में लगभग 3.78 लीटर आता है, कुछ भी सामान अगर आप ले रहे हो। 1 यार्ड की बात कर रही हूं तो 1 यार्ड में लगभग 3 फीट यानी 36 इंचेस के बराबर होता है 1 यार्ड। ये सारी वैल्यूज हैं, आप देख सकते हो। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर एक झुके हुए तल पर वस्तुओं की गति को देखकर किसने ये निष्कर्ष निकाला, किसने ये बताया कि ऑब्जेक्ट जैसे चल रहे हैं वो उतनी ही स्पीड पे चलते रहेंगे अगर कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगी। तो ये पहला लॉ था, राइट। इनर्शिया का लॉ यही था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था, वो गैलीलियो ने दिया था। नाम भले ही हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लेकिन पहला नियम उसमें किसने दिया था, गैलीलियो ने। द मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, वो बल को क्या बोलते हैं जिसकी वजह से कोई भी वस्तु अपने अक्ष पे घूमती है, चारों तरफ, एक अक्ष के चारों तरफ घूमती है। क्या बताया था मैंने आपको, इसको टॉर्क, राइट। तो इसको टॉर्क बोला जाता है। फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड आर नोन एज, अगर कोई बल बहुत कम टाइम के लिए लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं,
कोई बल लग रहा है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे बल को बोला जाता है इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। जब कोई बल लगाओगे बहुत कम टाइम के लिए, उसे इम्पल्स यानी आवेग बोला जाता है। द रिलेशन बिटवीन एटीएम एंड बार इज, अभी बताया था, एक एटीएम में, दोनों ही बता दिए थे, एक एटीएम में 1.013 बार होते हैं और एक बार में 0.986 एटीएम होते हैं। सिंपल। अब आप देख लो आपको यहाँ क्या गिवन है। आई थिंक ये सबसे पहले वाली स्टेटमेंट है, तो आप इस पे मार्क लगा दोगे। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आ गया। वो ये बोल रहे हैं, अच्छा इस प्रिंसिपल में क्या था कि आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते वरना एरर आ जाएगा h/4 के जितना, राइट। वो ये बोल रहे हैं पोजीशन यानी स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता है ये बराबर है, तो डेल्टा x और डेल्टा p बराबर है। तो आप ये बताओ वेलोसिटी में कितनी अनिश्चितता होगी, वेलोसिटी में क्या एरर आया होगा? कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू उसमें पुट करो, डेल्टा p इंटू डेल्टा p इज इक्वल्स टू h/4, राइट। p का होता है मोमेंटम यानी संवेग, किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना मास में कभी एरर नहीं आ सकता, द्रव्यमान कभी नहीं बदल सकता, उसके आगे कभी भी ये सिंबल नहीं लगता। तो मास इंटू डेल्टा वी, मास इंटू डेल्टा वी बराबर है h/4। m इंटू एम कितना हो गया? m स्क्वायर इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/4। आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये m स्क्वायर जो साथ में नीचे आ जाएगा h/4m, राइट। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? h रूट में चला जाएगा, 4 का बाहर निकल गया 2, पाई रूट में चला जाएगा, ये जो m स्क्वायर था m स्क्वायर का बाहर निकल गया m, तो ये है आपकी डेल्टा वी की वैल्यू। अब एक चीज जो मुझे यहाँ पे आपको क्लियर करनी है, ऐसा एक क्वेश्चन पता नहीं कितने सालों में एसएससी ने अब पूछा है। तो जब ऐसे टॉपिक्स आते हैं तो सबसे बेस्ट चीज, इस पे परेशान नहीं होना कि अगर ऐसे और क्वेश्चन आ गए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना साइंस में 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट हमेशा इजी आएंगे और एक सब्जेक्ट में कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा डेफिनेटली आएगा जो अटकने वाला होगा। तो ये टॉपिक उनमें से है। तो अब जब आ गया तो हमने ये टॉपिक कर लिया ना, उतना कर लिया जितना हमें उसकी बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अब आपने एक क्वेश्चन देख लिया तो ऐसा कोशिश मत करना कि ऐसे हम और क्वेश्चंस ढूंढें, क्योंकि जब आप ऐसे और क्वेश्चन ढूंढोगे तो वो आपको मिलेंगे 11th 12th क्लास के बुक में, और ये उसका सबसे इजी क्वेश्चन होगा। जब आप इस टॉपिक पे और क्वेश्चन ढूंढोगे तो वो सॉल्व करने के लिए आपके 4 प्रिंसिपल उसमें और घुस जाएंगे जो कि आपसे जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो हमेशा जब ऐसे टॉपिक्स आए तो अपना थोड़ा सा वो एरिया कवर किया, उसके जैसे ये क्वेश्चन देख लिया, 2 साल की बजाय 5 साल में देख लो कि इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई एक क्वेश्चन शायद और मिल जाए, वो भी क्या मिलेगा कि ये लॉ किसने दिया कि अनसर्टेनिटी होती है, तो हाइजेनबर्ग ने दिया। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस पे परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप कितना 11th 12th पूरा भी कवर करके चले जाओगे तब भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा फंसेगा ही जो शायद आपको ना आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which law was developed in 1600s to describe that any force applied to a confined fluid is transmitted equally in all directions regardless of the shape of the container? 1600 में ये किसने नियम दिया था कि अगर एक कन्फाइंड लिक्विड है, बंद लिक्विड है, आप कोई प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वो फोर्स जो आप लगा रहे हो वो हर डायरेक्शन में इक्वल जाएगी। ये आप पढ़ चुके हो फ्लूइड मैकेनिक्स में, मैं आपको उसकी ब्रीफिंग दे चुकी हूँ, आई होप वो अपलोड हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो वो आ जाएगा, डोंट वरी, ये सब समझाया है, पास्कल ने बताया था। ठीक है, पास्कल ने बताया था कि अगर आप, ये कोई लिक्विड है, अगर आप यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हो तो वो इक्वल बट जाएगी हर डायरेक्शन में। सिंपल। द सुइटेबिलिटी ऑफ पोस्ट टेंशनिंग इज गुड फॉर, पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता किसके लिए अच्छी है? पहली बात तो पोस्ट टेंशनिंग है क्या, ये सुनो। It is a technique for reinforcing concrete in which pre-stressing steel cables inside plastic ducts are positioned
इन द फॉर्म्स बिफोर द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड। मतलब ये कॉन्क्रीट को मजबूत करने की एक तकनीक है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टेडियम होते हैं बड़े बड़े, ऑडिटोरियम होते हैं उनमें बड़े बड़े, तो छत बनती है क्रॉस क्रॉस वाली, मतलब कुछ इस डिजाइन की छत बनती है ना, इनको बोलते हैं लॉन्ग्स स्पैन। तो ये बनाने के लिए जो मसाला है, जो सीमेंट वाला मसाला है, उसको मजबूत करने की एक टेक्निक होती है पोस्ट टेंशनिंग। इसमें क्या होगा, कंक्रीट डालने से पहले प्लास्टिक नलिकाओं के अंदर प्री स्ट्रेसिंग स्टील केबल को फॉर्म में रखा जाता है। प्लास्टिक के ट्यूब्स लेंगे अच्छे वाली, उसके अंदर प्री स्ट्रेसिंग स्टील रखेंगे और फिर उसमें मसाला डालेंगे ताकि वो बहुत मजबूत हो जाए। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है प्री स्ट्रेसिंग, क्या होता है, तो पोस्ट स्ट्रेसिंग हो गई ना। प्री स्ट्रेसिंग क्या है, जिसमें हम कंक्रीट डालने से पहले स्ट्रैंड में तनाव पैदा कर रहे हैं, यानी कंक्रीट को यूज करने से पहले उस पर कोई भारी चीज, उसमें टेंशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा अधिक टिकाऊ हो जाए और विश्वसनीय हो जाए। अब तो ये दोनों टेक्निक्स पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग किसके लिए यूज होती है, क्या बनाने के लिए यूज की जाती है, लॉन्ग्स स्पैन्स। आपको बता भी दिए क्या होती है, जैसे बड़े बड़े हॉल हो गए, ऑडिटोरियम हो गया, ओपराज होते हैं जैसे ऑडिटोरियम में, अगर आप उनकी छत देखोगे ना, हमेशा बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन मिलेगा, उन्हीं को लॉन्ग्स स्पैन्स बोलते हैं। Select the option that is true regarding the following two statements labeled assertion and reason. आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, फॉल्स है, रीजन है या नहीं। An object slips less on a rough surface than a smooth surface. एक ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, चिकनी सतह की तुलना में खुरदरी सतह पर कम फिसलता है। बिल्कुल ठीक है, अगर चिकना होगा तो हम फिसल जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि जो खुरदुरा होता है वहां पे फ्रिक्शन, घर्षण बल लगने लग जाता है। अगर कोई चीज बहुत चिकनी है, बहुत स्मूथ है, तो वहां पे घर्षण बल नहीं लगता, हम फिसल जाएंगे। घर्षण बल की वजह से तो हम रुके हुए होते हैं। रीजन है कि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाती है जब सरफेस रफ होता है। तो बिल्कुल ठीक है, यही मैंने आपको बताया। तो एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका हो जाएगा, आप खुद देखो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उसकी एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा, त्वरण का क्या फॉर्मूला होगा, v²/r। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस इक्वेशन से आपको सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन मिलती है, यानी कुछ ना कुछ चीज मिलती है। तो इसमें v का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, v का मतलब क्या होता है, या तो वेलोसिटी यानी कि वेग, या फिर स्पीड जिसको चाल बोलते हैं या गति बोलते हैं, राइट। तो आप देख लो आपके पास क्या ऑप्शन है, स्पीड, दैट्स इट। हमेशा दो में से कोई एक दिखेगा, दोनों नहीं दिखेंगे। व्हाट इज अनदर नेम फॉर सेंटर सीकिंग फोर्स, केंद्र प्राप्ति बल का दूसरा नाम क्या है, सेंटर की तरफ लगने वाला कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल। न्यूटन के पहले नियम को किस रूप से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये अभी बताया था मैंने आपको। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड एज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कौन से घर्षण को सब समायोजन बल कहा जाता है जो खुद से एडजस्ट हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जो हमें एक जगह रोक के रखता है, हम फिसलते नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है जब दो सरफेस एक दूसरे से कुछ फिसल रहे हो एक दूसरे के ऊपर, तो तब जो घर्षण बल लगे कि उनको रोक दे। रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके अंदर ही एक फ्रिक्शन लगता है जो उसको गोल गोल घूमने से रोकता है, लेकिन बहुत कम वैल्यू में बनता है ये, और ज्यादातर नहीं रोक पाता। ऐसे बॉल है, बॉल को अगर आप ऐसे घुमा दोगे तो वो अपने आप थोड़ी लेकिन काफी देर तक घूमेगी फिर रुकेगी, तो रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से ही रुकती है। ये एक्सप्लेनेशन है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जो ऑब्जेक्ट को रुके हुए रहने में, स्थिर रखने में मदद करती है, और काइनेटिक जो मूविंग सरफेस के बीच में काम करता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज, एक आवेशित पिंड द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए हुए बल को क्या बोलते हैं।
देखो जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, चाहे वो चार्ज हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। जब भी चार्ज घुस जाते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी घुस जाएगी और इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में ताकि जो उसके पुर्जे हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो घिसे नहीं। ग्रीस, ऑयल, राइट, उनको क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स, यानी स्नेहक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग एयर प्रेशर? वायु दाब के बारे में क्या चीज सही है? हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। जो उच्च दबाव होगा बादलों वाले आसमान में और गीले मौसम में नहीं, ये होता है क्लियर एंड सनी स्काई के साथ। अगर धूप है, बिल्कुल साफ है, तो वहां हाई प्रेशर होगा। लो प्रेशर होता है क्लाउडी स्काई के साथ, जब बादल वगैरह होंगे तब। तो दोनों गलत हो गए। तीसरा, जो हवा है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, उच्च दाब वाले से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर चलेगी। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हवा छोड़ो, पानी हो गया, कोई भी चीज हो गई, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो मूव करती है। तो स्टेटमेंट थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बॉल के अंदर 3000 यूनिट का मोमेंटम है, संवेग है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आपने वेलोसिटी डबल कर दी, इसका फॉर्मूला होता है mv, राइट। अगर आपने वेलोसिटी डबल कर दी, अब 2v कर दी, तो ये भी तो कितना हो जाएगा? मतलब बेसिकली ये सेम है, बस 2 लगा दिया। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? इसको डबल कर दोगे, कितना हो जाएगा आंसर? 2000 यूनिट्स। सिंपल, सॉरी 6000 यूनिट्स। इनमें से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम की एप्लीकेशन नहीं है, यानी न्यूटन के तीसरे नियम का यूज नहीं है? सबसे पहला, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड्स ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग अ कैच। ये एक फील्डर जो है, जो क्षेत्र रक्षक है, वो कैच को पकड़ते हुए अपना हाथ धीरे करता है नीचे नीचे। तो पहली चीज तो वो क्यों करता है नीचे? ताकि जो मोमेंटम है, संवेग है, वो आराम आराम से खत्म हो, क्योंकि अगर आराम से खत्म नहीं होगा तो फोर्स बनेगी, हाथ में दर्द हो जाएगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन नहीं है। सिंपल, पहले ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स? इनमें से गैर संपर्क बल नहीं है। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पे है उनके बीच में लग सकती है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकती है। मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेट यहाँ रखिए, कील वहां लगा दो, वो बल लगा सकती है। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कोई चार्ज है, यहाँ प्लस का चार्ज रख दो, माइनस का चार्ज रखो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर फ्रिक्शन फोर्स तभी लगती है, घर्षण बल, जब घर्षण होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट टच करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण का सही क्रम कौन सा होता है? देखो सबसे पहले होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब एक सरफेस है, इस पे कोई चीज आप खिसका रहे हो, सबसे ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, सॉरी स्टैटिक, इसको स्टैटिक बोलते हैं। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो स्टैटिक, देन स्लाइडिंग अगर खिसका रहे हो वो वाला, और फिर होता है रोलिंग। स्टैटिक का मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये स्लाइडिंग हो गया। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, तो अंदर इसके जो फ्रिक्शन बनेगा वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा स्टैटिक होता है, फिर स्लाइडिंग और फिर रोलिंग। इनकी डेफिनेशन भी आई गेस मैंने डाल रखी है। स्टैटिक वो जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, उसकी जो वस्तु की गति में बाधा उत्पन्न करता है। स्लाइडिंग वो जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे, फिसलेंगे, उनको उनमें प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। रोलिंग अगर कोई लुढ़क रहा है पिंड, कोई रोल कर रहा है, तो वो ऐसी फोर्स जो उसको घूमने से रोके, उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इनर्शिया के बारे में, जड़त्व के बारे में सही कथन पहचानिए। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है
जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने अंदर आने वाले चेंज को रोकता है, वो जैसा है वो वैसा ही रहना पसंद करता है। किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है मास पे, द्रव्यमान पे। जो चीज जितनी ज्यादा भारी होगी उसमें बदलाव लाना उतना ही मुश्किल, तो जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया, सिंपल। द मोशन ऑफ डैश बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। किस पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, यानी ऐसी कौन सा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म, कि इतने टाइम में इतनी स्पीड बढ़ेगी, इतने टाइम में इतनी स्पीड। ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दो आप ऊपर से, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, फिक्स है बिल्कुल, तो उसका मोशन कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका होगा यूनिफॉर्म, सिंपल। देखो एक्सेलरेटिंग तो हो नहीं सकता, एक्सेलरेटिंग का मतलब है वेलोसिटी बदलनी चाहिए, तो बदल नहीं रही तो एक्सेलरेटिंग तो है ही नहीं। डैश टाइम ग्राफ शोज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा ग्राफ गति को दर्शाता है? देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही स्पीड की वैल्यू देगा, तो टाइम उन्होंने दे रखा है, डिस्टेंस आपको मार्क करना है, सिंपल। Which physical theory explains the generation of thrust by rocket engines, jet engines and deflating balloons? कौन सी सिद्धांत है जो रॉकेट इंजन, जब भाई फ्यूल जल के बाहर निकला, तो अगर फ्यूल इस तरफ, अगर ये कोई इंजन है, ये कोई रॉकेट है, तो अगर फ्यूल इस तरफ निकला तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। सेम ऐसे ही जेट इंजन हो गया, कोई बलून है जो डिफ्लेट हो रहा है, यानी जिससे हवा निकल रही है तो बलून हिलता है। तो ये इसमें कौन से लॉ लगते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, टू बी पर्टिकुलर, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इसमें लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड लंडन फोर्स? इनमें से कौन से बल को लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं? पहली चीज तो ये है कि ये सारी चीज ना मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रॉपर चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहली चीज, लंडन फोर्सेस बोला जाता है डिस्पर्जन फोर्सेस को, फैलाव बल को। लेकिन अब इनके बारे में भी समझ लो। डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं? जब दूर दूर हो उनके बीच में जो लगती है, लंडन फोर्सेस या वैंडरवाल्स फोर्सेस उनको बोलते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का मतलब, जब एक तो हो डाइपोल यानी जिसमें प्लस माइनस वाले चार्ज हो, और दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में नॉन डाइपोल हो, उसको डाइपोल ना हो, उसमें प्लस माइनस चार्ज ना हो, बट जब इसने फोर्स लगाई तो अब यहां पर डाइपोल बन गया। इनके बीच में जो फोर्स लगेगी उसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलेंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जब यहां पर भी एक डाइपोल हो आपके पास और एक और डाइपोल हो, मतलब प्लस माइनस चार्ज इसमें भी हो, प्लस माइनस चार्ज इसमें भी हो, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी वो होगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गलत। सबसे ज्यादा स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई डेफिनेटली। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। जब घर्षण बल द्रव लगाए तो उसको ड्रैग यानी कर्षण बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। न्यूटन के किस नियम से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है? फोर्स मतलब एफ यानी ma। कौन सा नियम था ये? सेकेंड लॉ था, सिंपल। द रेंज ऑफ डैश फोर्स इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -16 मीटर। यानी कौन से फोर्स है जिनकी जो रेंज होती है 10 की पावर -16 मीटर, मतलब बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो बहुत वीक रेंज है ये, तो इट इज वीक न्यूक्लियर। हालांकि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये रेंज जो होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की होती है। सबकी रेंज आप देख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की इनफाइनाइट रेंज है, अर्थ और मून के बीच में भी लगती है तो रेंज तो छोड़ ही दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट वाली फोर्स, इनफाइनाइट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की लगती है 10 की पावर -15 मीटर, और वीक न्यूक्लियर फोर्स की लगती है 10 की पावर -16 मीटर, सिंपल। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ। त्वरण का मतलब क्या होता है? किसमें बदलाव आना? हमारे वेग में, हमारी वेलोसिटी में, राइट? तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रही थी अपोजिट डायरेक्शन से, देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगी और 15 न्यूटन की यहाँ से लगी, तो नेट फोर्स जो आप निकालोगे कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके, सम करके, रेशियो करके, डिफरेंस करके। ऑब्वियसली बात है, इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी, राइट, किस तरफ लगेगी, उस तरफ लगेगी 5 न्यूटन की फोर्स, कैसे निकाला, माइनस करके, तो डिफरेंस से आप निकालोगे। विद व्हाट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन अ लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, प्रेशर निकालने के लिए थ्रस्ट को किससे डिवाइड करते हो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट को किससे डिवाइड करते हो, एरिया से डिवाइड करते हो, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी इनमें से कौन सा बल रूढ़िवादी बल है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं आपको बताऊं, कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसमें जो भी आपने काम किया हो उसे आप रिकवर कर सकते हो, यानी वर्क जो डिपेंड करता है सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे करता है, और जो वर्क डिपेंड करता है स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे, क्या रास्ता है, बीच का क्या पाथ है, उस पर डिपेंड नहीं करता, टोटल काम उससे आप वापस निकलवा सकते हो, जितना शुरू करा उतना आप वापस उससे ले सकते हो। वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल। विच इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो टॉर्क, टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन इसमें आती है, सदिश राशि है, सिंपल। तो गाइज ये थे सभी फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको थोड़ा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, अदरवाइज एक बार पीडीएफ जरूर देख लेना, ई बुक में भी और पर्टिकुलर चैप्टर्स की पीडीएफ। इसी के साथ हमारी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जरूर विजिट कीजिए, उस पर थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको आप अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हो। इसी के साथ टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च की हुई है जो बहुत ही नेग्लिजिबल प्राइस पर है, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छे से आप कर सकते हो। साथ ही प्रिपरेशन करने वाले मोड पे अगर आप लोग हो तो आपके पास ऑफिसर बैच अवेलेबल है अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, साथ ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बैचेस भी अवेलेबल हैं, तो आप आज ही आरबीई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने रिक्वायर्ड बैच में एनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।